चलिए आप लोग का फिर से आज 17 नंबर का क्विज स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले एसपीडी का करंट अफेयर से पूछा जाएगा। आप लोग बोलेंगे, दोनों ग्रुप बारी बारी से बताएंगे। एक ग्रुप वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान समय में कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। बताएंगे राजस्व सचिव, बताएंगे संजय मल्होत्रा जी हैं राजस्व सचिव। और बताएंगे गृह सचिव, गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। ऐसे घर में भल्ला उल्ला रखते हैं कि ना रखते हैं? अजय कुमार भल्ला थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ऐसा कोई बात ना है। बताएंगे वित्त सचिव, बताएंगे वित्त टीवी सोमनाथन। वित्त मतलब क्या समझते हैं? पैसा से संबंधित। एलईडी कब लगाएंगे? एलईडी टीवी कब लगाएंगे? जब पैसा रहेगा तब लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वित्त सचिव कौन हो जाएंगे? टीवी सोमनाथन। बताएंगे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बोले एक ग्रुप वाले, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नहीं, संजय जी नहीं, बोलेंगे दूसरा विक्रम मिश्री हैं, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बताएंगे, हाँ अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, बोले अजय कुमार सूद है। अब बताना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सुरेश एन पटेल हैं। विशेष निदेशक बताना है सीबीआई का, केंद्रीय जांच ब्यूरो का, बोलेंगे एक ग्रुप वाले सीबीआई का विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा है। बोलेंगे निदेशक बताएंगे सीबीआई का, हाँ सुबोध कुमार जायसवाल। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर निदेशक बोलेगा तो सुबोध कुमार जायसवाल, अगर विशेष निदेशक की बात करें तो प्रवीण सिन्हा। बताएंगे मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? बोले एक ग्रुप वाले यशवर्धन कुमार सिन्हा है, 11वें नंबर के हैं। आईबी का बताएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का निर्देशक बताएंगे तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका है। बताना है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रा, RAW रा, इसके कौन है प्रमुख? सामंत कुमार। जो भारत की गुप्तचर संस्था है, ठीक ना। आईबी हो गया, रा हो गया। बताएंगे महानिदेशक बताना राष्ट्रीय जांच एजेंसी का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिनकर गुप्ता, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय बताना है ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा। महानिदेशक बताना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, सत्यनारायण प्रधान है। अब बताना है SSB के महानिदेशक कौन है? हाँ SL थाओसेन है SSB का महानिदेशक। बताएंगे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक कौन है? बोले एक ग्रुप वाले BSF का महानिदेशक कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हाँ पंकज सिंह हैं। महानिदेशक बताना है बी ग्रुप वाले को CRPF, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SL थाओसेन। बताएंगे महानिदेशक बताना है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बोले एक ग्रुप वाले कौन है? सिलवर्धन सिंह है। महानिदेशक बताना है NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कौन है? MA गणपति हैं। और निदेशक बताना है आप ही लोग को विशेष सुरक्षा समूह SPG का अरुण कुमार सिन्हा है। ए वाले को बताना है ITBP के महानिदेशक इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसको बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, अनिश दयाल से हैं। आप ही लोग बताएंगे महानिदेशक NCC नेशनल कैडेट कोर का, बोले बी ग्रुप वाले NCC नेशनल कैडेट कोर होता है इसका पूरा नाम। बोले बोले क्या है आंसर बोलेंगे इनका?
बोले ए ग्रुप वाले बताएंगे। गुरबीरपाल सिंह हैं एनसीसी के। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है महानिदेशक, जिसका एग्जाम 23 तारीख का होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी फॉर्म हो रहे हैं अपना एडमिट कार्ड देख लेंगे, 20 तारीख का निकलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम है 23 तारीख का, शायद और भी दिन है। कौन है? BS पठानिया 24वें नंबर के हैं, और जो एनसीसी के महानिदेशक थे गुरबीरपाल सिंह 34वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा महानिदेशक कौन है? संजय चंदर है। हाँ, संजय चंदर हैं। बताएंगे महानिदेशक असम राइफल का महानिदेशक कौन है? असम राइफल ही बता रहे हैं। उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है ना इसे। इसे पूर्व का प्रहरी कहा जाता है। इसकी स्थापना शायद 1835 में हुआ था ना, असम राइफल की स्थापना। बताएंगे निदेशक कौन है महानिदेशक? हाँ, प्रदीप चंद्रन नायर है। बहुत बढ़िया। बताएंगे नीति आयोग का अध्यक्ष बताएंगे। प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। किसका स्थान लिया नीति आयोग? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। बताएंगे उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का उपाध्यक्ष? सुमन कुमार बेरी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देता है SK बेरी। ठीक है, हाँ। नीति आयोग का CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बताएंगे कौन है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसको UPSC बोला जाता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मनोज सोनी है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 21वें विधि आयोग, हाँ, नया एकदम अपडेट। बोले 21 हाँ हाँ, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी हैं अध्यक्ष। बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा कितने नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। अध्यक्ष बताएंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी सहायता कौन करेंगे? भगवान करेंगे, भगवान लाल साहनी। अध्यक्ष बताएंगे SSC कर्मचारी चयन आयोग का, एस किशोर। अध्यक्ष बताएंगे 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। और आगे ऐसे ये कॉलम आप लोग याद करेंगे। पेज नंबर 2 का फर्स्ट कॉलम याद करेंगे SPD करेंट में। ठीक है, ठीक है। आगे बताएंगे आप लोग, जो भी डिसीजन देने का लास्ट में आप लोग का दिया जाएगा। ठीक है, अभी केवल होमवर्क सुनाएंगे। आप लोग का SPD से पूछा जा रहा है होमवर्क। पेज नंबर 24 का सेकंड कॉलम है ना। बताएंगे अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत कितना राशि दिया जाता है? अब कितना हो गया है? 15 लाख हो गया है। अपडेट कर लेंगे थोड़ा सा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर का नाम बताना है। सलीम दुरानी है। बताएंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाता है? अब किसको दिया जाता है? हाँ, माने जो खिलाड़ी के गुरु होते हैं ना, खिलाड़ी के गुरु होते हैं, कोच जिनको बोलते हैं, उनको दिया जाता है, प्रशिक्षण जो देते हैं। बताएंगे पहला किनको मिला था? पहला OM नामियार को। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुआ था? उरुग्वे में। हाँ, उप विजेता कौन थे? अर्जेंटीना। भारत का सबसे पुराना या प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान है। 1889 में स्थापित हुआ था। कोपा अमेरिका कब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित जो ट्रिक लिखा गया था याद है? फिरोसी सुतो यूडम था इसका ट्रिक है। बताएंगे भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में कहाँ की गया?
शिमला में। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किन्हें कहा जाता है? पेले को बताएंगे। भारत का सबसे अधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा डुरंड कप है। प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? शिमला 1988 में। क्रिकेट एवं फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड है। वर्ल्ड कप पता है ना, ICC T20 इंग्लैंड ही जीता है। पाकिस्तान उप विजेता रहा, जिसमें शायद इसमें इनामी राशि विजेता को कितना 13 करोड़ 13 करोड़ की राशि थी उप विजेता को, उसके आधा दिया जाता है। 16 करोड़ डॉलर में ना, पैसा में वो चेंज करेंगे 13 करोड़। क्या समझेंगे? 13 करोड़ देख लेंगे, ऐसे कंफ्यूजन है तो 16 लाख था, 16 लाख डॉलर। हाँ 13 करोड़ राशि था और उप विजेता को 6 या 6.5 करोड़ के आसपास। और जो सेमीफाइनल में थे ना, उनको दिया 3.5 करोड़। ठीक है, 8 लाख डॉलर इसको था पाकिस्तान फुटबॉल। बताएंगे हॉकी का पहला विश्व कप कवर कहाँ हुआ था? हॉकी का 1971 में बार्सिलोना में। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? कप्तान ओलंपिक खेल में कौन थे? जगपाल सिंह थे। हॉकी खेल ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1908 ईस्वी में। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब? 1927 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना देर के लिए होता है? 70 मिनट के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात करें तो 90 मिनट का होता है। 16 फीट हिट पद किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। बताएंगे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है कब से? 1982 से। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना होता है? 5 फुट 1 इंच होता है। बैडमिंटन को ओलंपिक खेल में शामिल कब किया गया था? 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन के प्रथम स्पर्धा कहाँ हुई थे? प्रथम स्पर्धा बताएंगे बैडमिंटन का। हाँ, कहाँ जगह का नाम बताना है? बोले बी ग्रुप वाले। बैडमिंटन का प्रथम स्पर्धा जगह का नाम बताना है। अरे कोई भी ग्रुप संसद नहीं आ रहा है। गिल्डफोर्ड में सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की स्थापना कब हुआ? IBF 1934 में। मुख्यालय कहाँ में है? इंग्लैंड में है। विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है किस खेल से? विंबलडन लॉन टेनिस से। प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? प्रथम विंबलडन जीतने वाला खिलाड़ी स्पेंसर डब्ल्यू गोरे हैं। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? सीमा अंतिल है। बीच वाला होमवर्क का पेज नंबर याद है इसमें? 107। चलिए बताएंगे। बताना विश्व के शिकारी एवं उनके संग्रहकर्ता। ठीक है, नाम और निवास क्षेत्र आप लोग को बताना। हम नाम पूछेंगे, निवास क्षेत्र बताना है। जो है ना, सेमांग जो है किस क्षेत्र के निवासी हैं? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। इसकी मुद्रा की बात करें तो रिंगरेट है। पूनन बताएंगे। पूनन कहाँ के निवासी? बोर्नियो द्वीप का। बोर्नियो द्वीप कहाँ में है? इंडोनेशिया में ना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। हाल ही में इंडोनेशिया में ही G20 शिखर सम्मेलन 2022 संपन्न हुआ है, जिसमें 20 देशों के जो है ना प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होते हैं अपने देश का प्रमुख, वो शामिल होते हैं। इंडोनेशिया में एक जगह है बाली इंडोनेशिया में जगह है। हाल ही में संपन्न हुआ है। वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। G20 पता है अगले वर्ष G20 का सम्मेलन कहाँ होना है? इंडिया भारत हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है। BPSC का जो एग्जाम हुआ था 30 सितंबर का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। पहले फिक्स किया गया था कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर जो अभी है ना सेंसिटिव क्षेत्र है थोड़ा सा, इसलिए उसको एक्सचेंज करके नई दिल्ली में कर दिया गया है। अगले साल यानी 2023 में G20 देश के जितने भी प्रमुख नेता हैं वे हमारे देश इंडिया में आएंगे, नई दिल्ली में संपन्न होगा।
बताएंगे। बुशमैन बताएंगे, बुशमैन ए ग्रुप वाले। कालाहारी मरुस्थल बताएंगे। पिग्मी बताएंगे, पिग्मी। कांगो बेसिन में यूका घिर बताएंगे, यूका घिर, यूका घिर। साइबेरियाई क्षेत्र में एस्किमो बताएंगे, एस्किमो। हाँ, इसका 3 क्षेत्र है। अलास्का है, उत्तरी कनाडा है और ग्रीनलैंड का टुंडा क्षेत्र है। समयोडी बताएंगे। समयोडी कहाँ का? उत्तरी साइबेरिया। चुकची बताएंगे, चुकची उत्तर पूर्वी एशिया का है। कोरियाक बताएंगे, कोरियाक उत्तर पूर्वी एशिया ही है। औका बताएंगे, औका इक्वाडोर। टपीरो बताएंगे, टपीरो न्यू गिनी। अब पापुआ, पापुआ न्यू गिनी एक देश है, ठीक है। सेट नंबर कितना था? 379। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत ना है, सारे लोग ऐसे ही पीते हैं। सारा व्यवस्था किया जाएगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। सारा व्यवस्था होगा। बताएंगे मौलिक अधिकारों को निलंबन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जब आपातकाल घोषित होता है ना, तो उसमें राष्ट्रपति का अधिकार है कि क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते। केवल एक को छोड़े, कौन सा? चलिए ठीक है, आगे बताएंगे। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय की विस्तार से चर्चा किस अधिनियम में है? 1955 अधिनियम में है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। अनुच्छेद कितना? 44 44 में। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। संविधान के किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? 60 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? 52 ना? 52 में। 52 में है। और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के क्षमा बोल रहे हैं, क्षमादान की शक्ति 72 में है, यानी सजा को कम कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दिया गया फांसी के, तो उसको कम कर से आजीवन कर सकता है। माने जीवन भर के लिए अगर आजीवन कारावास का सजा दिया गया है, तो उसको वर्ष में कम कर सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। यानी राष्ट्रपति के पास आदेश है, माने उनके पास अधिकार है, कोई क्षमादान कर सकते हैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत। बताएंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? 63 में। अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? 16 है। और जापान का संसद का नाम? और रूस के बोले तो ड्यूमा। और बांग्लादेश के जातीय संसद। और भूटान के तसोंगलू ना। अब इंडिया का बोलेंगे तो संसद ही है। स्पेन के कोर्टेस है। बताएंगे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अस्थायी प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। बताएंगे कब लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? यानी विशेष स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति का प्रावधान है किस आर्टिकल में?
75 में लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करते हैं। लोकसभा का जनक किन्हें कहा जाता है? जनक। इनका पूरा नाम बोलेगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नियंत्रण के महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे करता है? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। कैग का अनुच्छेद कितना में जिक्र है? सीएजे 148। अब महान्यायवादी की बात करें तो 76। महान्यायवादी कौन है? के वेंकटरमणी ना। हाँ, अब कैग कौन है? कैग सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए बोलेंगे तो सीजीए भारतीदास। बताएंगे भारत की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया? किस देश से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। किस पार्टी के हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। इसके अलावे ऋषि सुनक से पहले कौन थे वहां के प्रधानमंत्री? लिज ट्रेस। लिज ट्रेस याद रखेंगे। लिज ट्रेस ब्रिटेन की सबसे कम दिन की प्रधानमंत्री रहने वाली उम्मीदवार है, ठीक ना। सबसे कम दिन, मात्र 44, कहीं कहीं 44 दिन देता है, कहीं कहीं 45 दिन के लिए, ठीक है। लिज ट्रेस। उनसे पहले कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे लिज ट्रेस के पहले? कौन थे बताइए? थोड़ा देर टाइम दिया जाता है आप लोग को, ठीक है। बताएंगे लिज ट्रेस के पहले कौन थे प्रधानमंत्री? निर्वाचन आयोग का गठन बताइए। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद कितना? 324। लिज ट्रेस से पहले बोरिस जॉनसन था ना। आगे बताएंगे। देखिए, अच्छा, लिज ट्रेस इस्तीफा काहे के लिए दिए थे पता है? इस्तीफा इसलिए वो दिए थे कि अपने पार्टी से वादा किए थे कि जो स्थिति है अभी ना, वहाँ जो देश का स्थिति है ब्रिटेन का, उसमें हम काफ़ी हद तक सुधार कर देंगे। लेकिन मात्र 45 दिन के अंदर, 45 कहीं कहीं 44 दिन देता है, 45 से 44 दिन के अंदर देखे कि जो स्थिति पे हम वादा किए थे उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे, इसलिए इस्तीफा दे दिए कि हमसे जो है ना हमारी बस की बात नहीं है, इस पद पे हम रहने लायक नहीं है, अपने मन से इस्तीफा दे दिए। चलिए बताएंगे। इसमें एक कमेंट भी आया था थोड़ा सा हंसी मजाक करके कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 45 दिन के अंदर ऐसे कर दें, पता ना हमारे देश के मंत्री को कब, प्रधानमंत्री को कब अक्ल आएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमिक किया था कोई। बताएंगे भारत की निर्वाचन पद्धति बता देना, ब्रिटेन से लिया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कब? 1774 में। सबसे पहले कहाँ है? कलकत्ता में। एक्ट की बात करें तो 1773, स्थापना हुआ था 1774 कलकत्ता में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तमिलनाडु है। सबसे पहले विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। याद रखेंगे, हेड कौन होता है? सरपंच होता है, न कि मुखिया जी होते हैं, ठीक ना। भले पद है मुखिया, लेकिन जो हेड होते हैं पंचायत का कौन होते हैं? सरपंच। 14वीं सदी की इब्न बतूता कहाँ से आया था? भारत। मोरक्को से। पौधे का तना पौधे में क्या करता है? किसका सम्मान? जल का। टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलिए। हाँ, थॉमस मुनरो। धातु के तारे बिजली का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, पता है ना? मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा जाता है? तत्वों के जो बाहरी कक्षा में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शनोजी इलेक्ट्रॉन।
सोनोजी इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेट किया जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2015 जनवरी 2015। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन है? केसिका होना चाहिए। हमको भी लग रहा था। अच्छा बताएंगे कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर। कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अवांग के समूह को आंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? शरीर कह सकते हैं जीव या व्यष्टि। शरीर, जीव या व्यष्टि बोल सकते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र, अंग तंत्र से किसका नाम होता है? शरीर या जीव कह सकते हैं या व्यष्टि बोलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ? आप लोग के खाते में पैसा आए हैं? ठीक है, एसपीडी का होमवर्क खत्म हो गया है। अब दूसरे बुक लुसेंट आर्ट्स आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कहाँ तक, कहाँ से शुरू है इसमें? तुलवंश का अंतिम शासक से। चलिए बताएंगे आप लोग तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका और दो नाम है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं इसको, या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध को ही, ठीक है, जो 1565 में हुआ था। बताएंगे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर जो था, इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? विजयनगर का राम राय कर रहे थे। बताएंगे तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से? तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया था। विजयनगर के चौथे राजवंश कौन था? बताए थे ना, सस्ता, संगम, सोलोग, तुलु और अरावेडो। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में शासन किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? अराविडु वंश का रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही वोडेयर ने मैसूर राज्य की स्थापना कब किया था? मैसूर राज्य के 1612 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम बताएंगे घटते क्रम में? बोलिए, बी ग्रुप वाले बोलेंगे। बी ग्रुप वाले सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? प्रांत या मंडल। दूसरा पे कौन आ जाएगा? कोट्टम या कोलनाडु, जिन्हें जिला कहा जाता था, जिला। तीसरा पर नाडु, जिन्हें क्या कहा जाता था? मेला ग्राम। 50 ग्राम का समूह था। चौथा में था उर, जिसको बोला जाता था ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। इनको वेतन नहीं दिया जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा जो था ना वेतन के बदले क्या देता था? भूखंड दे देता था। जो क्या कहलाता था? भूखंड देने के बाद वो क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था ना। भूखंड को अमरम कहा जाता था। जो हाँ, जाता था भूखंड को ही अमरम। आयंगर व्यवस्था याद क्या है इसमें? हाँ, आयंगर व्यवस्था था ना भैया। क्या है उसमें? एक ग्राम में जो प्रशासन का इकाई था, उसमें 20 सदस्य होता था। 12 प्रशासकीय अधिकारी होते थे इसमें। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ये वाला पद था ना, आनुवांशिक था, ठीक ना। इसे वो बेच भी सकता था या गिरवी रख सकता था। हाँ, इस ये पद जो था आनुवंशिक होता था। इस पद को बेच सकता था या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों को इजाजत के बगैर न तो बेचा जा सकता था, नहीं दान में दिया जा सकता था। इसके लिए था ना अधिकारियों की इजाजत जो था बहुत जरूरी था।
विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री से याद करेंगे कहाँ तक? बहमनी साम्राज्य के ऊपर तक। बहमनी साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य में कल्याण नोट में है विजयनगर की मुद्रा पेगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा हुन थी। नोट तक याद करेंगे, बहमनी राज्य से ऊपर, टॉपिक नंबर 32 से ऊपर तक। इसमें संविधान में जो टॉपिक था राज्यों का पुनर्गठन, चलिए बताएंगे। ए ग्रुप वाले ध्यान देंगे। बताएंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर के दस्ता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किए थे। राजेंद्र प्रसाद थे जो कमेटी बनाए थे कि जांच कीजिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या नहीं। इस आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया था बताएंगे? इस आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि राज्यों के पुनर्गठन का क्या था? विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। जो कमेटी थे, बताएंगे। धार आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में किसका गठन किया था? उसमें कौन कौन थे शामिल? हाँ, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया जी थे। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या किया था? खारिज कर दिया था। खारिज कर दिया माने रद्द हो गया ना। जमानत क्या हो गया? रद्द हो गया, कैंसिल। बताएंगे नेहरू पटेल एवं सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के किस क्षेत्रवासियों ने पोटी श्रीराम रामलुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था? तेलुगु थे। कितने दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी? 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामलुल्लू की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। इसके बाद बताएंगे कौन प्रधानमंत्री थे जो तेलुगु भाषा के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दिए थे? कौन प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पता है ना सबसे ज्यादा दिन तक, बताएंगे सबसे ज्यादा दिन तक लाल किला पर झंडे पर आने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएंगे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था भाषाई आधार पर? केमा राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। इसमें बताएंगे कहाँ तक था? यहीं तक था। वो वाला तो पूछेंगे ही, लेकिन इसमें लैंग्वेज तक। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष फजल अली थे। इनके साथ अन्य दो कौन कौन थे? बोलिए। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के पनिकर। आप आगे आइए अमन, आगे आएंगे। बताएंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? हाँ देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन घुमाता है। पुनर्गठन पास कब किया गया था? 1956 में। लेकिन भाषा के आधार पर 1953 में ही आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय बताएंगे कितने केंद्र शासित प्रदेश में राज्य शामिल थे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश।
अब बताएंगे स्थापना वर्ष बताना, ठीक है। गुजरात के बताए 1 मई 1960। महाराष्ट्र के बताएंगे, मेघालय बताएंगे 21 जनवरी 1972। मिजोरम बताएंगे, मिजोरम 20 फरवरी 1987। गोवा बताएंगे, गोवा 30 मई 1987। गोवा क्या महाराज था 25वां। बताएंगे उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। 27वां राज था क्या महाराज 27वां। बताएंगे ये हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। बताएंगे आंध्र प्रदेश बताएंगे 1 अक्टूबर 1953। छत्तीसगढ़ बताएंगे, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। के महाराज था 26वां राज था। झारखंड बताएंगे, झारखंड 28वां। और 29वां कौन बना था कब? लेकिन वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य का हो गए। जम्मू कश्मीर जो था ना, जम्मू कश्मीर कितने केंद्र शासित प्रदेश है मिला के? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, 2 गो जो पहले थे दोनों को मर्ज मतलब समझते हैं ना, मिला दिया गया है। इसीलिए 9 से फिर से कितना हो गया 8 और 28 राज्य। आइए बताएंगे विविध में टॉपिक क्या था। विविध में जाना है कहा? चलिए बताएंगे आप लोग होमवर्क वाला इसमें। प्रतीक चिन्ह था इसमें, बारी बारी से दोनों ग्रुप आंसर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक ग्रुप से है। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक ही है ना इसमें। बताएंगे झुक्का झंडा, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। जब कोई हमारे देश के वीआईपी व्यक्ति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कोई भी, अब जैसे नेपाल हो गया, पड़ोसी देश हो गए, चाहे कोई भी देश जिससे ज्यादा लगाव था, मित्रता ज्यादा था, तो उससे क्या होता ना कि बगल देश के भी होते हैं ना। जैसे में जापान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें हाल ही में गोली मार दिया गया था? शिंजो आबे। पाकिस्तान के हालांकि प्रधानमंत्री पर भी हमला हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पे, ठीक है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद या प्रधानमंत्री या राज्यपाल जो भी होते हैं, तो बिहार सरकार चाहे जो भी है, झंडा को क्या कर दिया जाता है? झुका दिया जाता है। बताएंगे काला झंडा विरोध का प्रतीक है। इसलिए देखेंगे कोई वीआईपी आजमाता है ना रैली उली में, मुख्यमंत्री सब, तो काला झंडा जो है ना, या काला गमछी लेकर जाइएगा ना तो आपको रोकेगा पुलिस, रोकता है। कभी कभी देखिएगा विरोध करता है, हो सकता है बीच में जाके मंच के पास बीच में गमछी लहरा देंगे, तो ऐसा होता है विरोध का प्रतीक होता है, अपमान होता है वैसे। इसलिए काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का। रेड क्रॉस बताएंगे, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। कमल का फूल बताएंगे, कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। पीला झंडा बताएंगे, हाँ, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा बताएंगे, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा है, अब आप लोग उल्टा आंसर दे रहे हैं कभी कभी, ठीक है। सफेद झंडा बताएंगे, संधि या समर्पण। लाल त्रिकोण बताएंगे, परिवार नियोजन में पूछता है, ठीक ना, थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? हरा प्रकाश,
जाने के लिए और यातायात जाने का, आंखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। न्याय का प्रतीक है, बाह पर काली पट्टी। शोक विरोध। और देखेंगे कभी कभी आप लोग देखते हैं डॉक्टर लोग होते हैं या नर्स लोग ना, तो कभी विरोध करना होता है अस्पताल में कहीं सार्वजनिक जगह पे, तो बाह पे काली पट्टी लगाए रहते हैं, देखिएगा। हाँ, विरोध करने का जो होता है ना है या शोक का, तो वहाँ पे बाह पे काली पट्टी। बताएंगे एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़े। बिजली का खतरा। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र प्रगति का। ओलिव की शाखा। ठीक है, इसमें नंबर खत्म हो गया और आप लोग का चालू होगा लुसेंट स्पेशल साइंस। ठीक है, क्रांतिक वेग वाला टॉपिक है ना, इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे आप लोग। क्रांतिक वेग क्या है, थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। देखिए इसमें थोड़ा सा हम भी पढ़ देते हैं, सुनेंगे आप लोग। यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, जो कल हम लोग पढ़े थे, स्ट्रीम लाइन फ्लो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलता है। अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे कि उसके पहले वाला कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को ही क्या बोला जाता है? क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। बताएंगे बहुत ही ऑब्जेक्टिव का वीआईपी क्वेश्चन है। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर कैसे होता है? हाँ, विक्षुब्ध प्रवाह होता है। विक्षुब्ध जिसको बोलता है हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अर्थात द्रव की गति क्या होगा? अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होगा। जो पहले एक रास्ते से गुजर रहा था ना, वो रास्ता होता है जिगजैग जिसको बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा। जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? श्यानता। श्यानता का मतलब कल क्या पढ़े थे हम लोग? गाढ़ापन। यानी जो जब कोई पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतना ही अधिक होगी। श्यान को बताएंगे यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। उदाहरण के लिए बोलता है कि ज्वालामुखी से निकला वाला बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व जो है अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है, और घनत्व ही उसके वेग को क्या करता है? निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब बताएंगे बी ग्रुप से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बर्नौली प्रमेय। बोलेंगे ए ग्रुप वाले बर्नौली प्रमेय को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। देखिए इसमें बोलता है कि जब कोई असंपीड और अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा जो है ना नियत रहती है। यदि द्रव का एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा P और द्रव का घनत्व क्या है? रो जिसको बोलते हैं रो, पृथ्वी तल से ऊंचाई h तथा वेग भी हो तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार एकांक आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P हाफ PmV स्क्वायर रो वाला है और प्लस PG। इसमें जो फार्मूला होता है क्या होता है इसका फार्मूला होता है P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस GH। क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसको रो पढ़ते हैं। ठीक ना, ऐसे करके जो ऐसे थोड़ा सा लिखा रहता है, और रो ना पढ़े तो बम भोलो ही बोलिएगा। ये तो थोड़ा सा ऐसी साधारण पी है, आई बम भोला बाबा नहीं था थोड़ा। ठीक है,
अच्छा बताएंगे, इस प्रमेय से स्पष्ट होता है कि यदि तरल का दाब बढ़ेगा तो उसका वेग क्या होगा? कमेगा। बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे कि यदि बोलता है कि यदि द्रव प्रवाह क्षैतिज तल में है, किसमें है? क्षैतिज मतलब समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष को, और एक्स को आकाश और पाताल के बीच वाला हॉरिजॉन्टल। आगे बोलता है इसमें कि यदि क्षैतिज तल में है तो एच नियत रहता है एवं एकांक आयतन के लिए जो फॉर्मूला होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है। वेंटूरी मीटर क्या है? वेंटूरी मीटर जल के प्रवाह की दर को मापता है। किस पे आधारित होता है? हाँ, वेंटूरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात किया जा सकता है कि जो नली में जो द्रव का प्रवाह हो रहा है किस स्पीड से हो रहा है। समुद्र में एक दिशा में एक दूसरे के समांतर गतिमान दो जलयानों के अधिक निकट आ जाने पर उनके बीच का स्थान क्या होता है? संकरा होता है। यानी संकरा मतलब समझता है ना, जिसको नैरो बोलते हैं। संकीर्ण मन बहुत कम जाता है। जैसे इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा टेलर लोग करते हैं। जब फुल पैंट सिलाने जाएंगे ना आप लोग, तो बोलता है कि जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो नैरो रहेगा कि वाइड रहेगा। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, माने कम। तो ना जींस की तरह, जींस क्या होता है? ऊपर से चौड़ा और नीचे से मुड़ा हुआ। तो बोलता है कि नैरो करना है या वाइड करना है, तो बोलिएगा वाइड तो चौड़ा कर देगा, नैरो बोलिएगा तो जींस की तरह कर देगा। बताइए, जब आंधी आता है ना तो टीन के छत उड़िया जाता है। झोपड़ियां के अंदर कोई परिवर्तन ना होता है। हाँ, इसका जो रीजन है बोलता है क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिससे छत के ऊपर का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर के वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण टीन की छतें उड़कर कहाँ चल जाता है? दूर जाके गिर जाता है, दूसरा के घर पर जाके छवा जाएगा। इसलिए पढ़िए लिखे बढ़िया से, और टीन के नाम निशान हटा दीजिए। एकदम बढ़िया से एकदम प्लास्टर संगमरमर जो भी है बनाइए ना। देखिए, ये सब चीज प्रेरणा होता है। यदि आप बढ़िया घर बनाते हैं ना तो आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन आपके घर को देख करके, आपके रहन सहन को देख के अगला आदमी को लगता है कि काश हमरो ऐसा मकान होता। आपसे पूछेगा नहीं, प्रेरणा होता है, इंस्पिरेशन होता है कि काश मेरे पास भी ये चीज होता, हम भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते। ठीक है, इसमें फिजिक्स बचा है, केमिस्ट्री कौन सा बचा है? बोलिए होमवर्क। कार्बन के बारे में है। पेज नंबर कितना था इसमें? हाँ ठीक है, 114 का सेकंड कॉलम है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में N2+O2 कुछ भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया 2N होगा। हाँ अभिक्रिया के अंदर माइनस में रहेगा तो वो हो गया हाँ हाँ, प्लस का मतलब ऊष्मा उसमें से क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, निकल रहा है। बताएंगे आगे। अच्छा, जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन जिससे में H2+ हो क्या बनता है? तो केवल एक तरफ तीर का निशान, इसका मतलब क्या समझते हैं? उत्कर्षणीय होता है। और दोनों तरफ तीर का निशान, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मिलके जो है ना इसका निर्माण करेगा केवल,
आई दोनों तरफ तिर का निशान का मतलब है कि यदि H2+ O मिलकर H2O बन रहा है, अगर इसको फिर से तोड़ेंगे हम दोनों तरफ तिर का जाए तो ये फिर किस में बढ़ जाएगा, H2+ O में अलग अलग बढ़ जाएगा, माने दोनों तरफ से अभिक्रिया संपन्न होगा। आगे बताएंगे ये अनुत्क्रमणीय सिंगल वाला है अनुत्क्रमणीय, और जो डबल एरो है क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें क्षेपीय अभिक्रिया बताइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से अधिक मात्रा में ढेर सारा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, पानी डालेंगे, हाँ पोखरा में गर्म किया जाता है, वो तो उसमें खेती है ही है। गर्म ना किया जाता, गर्म ना किया जाता है, अगर पानी डालिए तो खुद ब खुद तो किस किस में टूटेगा, CO2 और ऊष्मा देगा। और उष्मा देगा ना, यानी उष्मा इसमें से बाहर निकलेगा तो कौन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, उष्मा क्षेपीय। डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन कभी कभी देता है कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को पानी डाला जाता है तब, या गर्म किया जाता है। तो इसमें दो काली चूना में काली चूना का निर्माण होता है, जिसको जिंदा चूना बोलते हैं, काली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड CaO, काली चूना, जिंदा चूना इसी का नाम है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, प्लस में उष्मा निकलता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है ना। बताएंगे कार्बन को हवा में जलाएंगे तो कौन गैस मिलेगा, हवा मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो C+O2 मिलकर क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। CO2 का बताइए परमाणु द्रव्यमान बताना है। C का कितना होता है, 12 + 16 × 2 यानी 32, 12 + 32 = कितना हो जाएगा, 44, 44 AMU हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान। यदि आप लोग ज़्यादा नहीं तो 30 तक जरूर याद रखेंगे परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु संख्या जितना ज़्यादा हो सके। ऐसे 118 तत्व की खोज हो चुका है अब तक, ऐसे 112 तक शायद ही बुक में अपडेट किया है। कार्बन और सल्फर यानी गंधक परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। बाद बाकी आप लोग आगे याद करेंगे, ठीक है, आगे होमवर्क किसी प्रकार से याद करेंगे, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोग एगो मोटिवेशनल शायरी कह देते हैं, मोटिवेशनल। रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मेरे दोस्तों और मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगे और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में इंतज़ार कीजिए।